हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम गांधी युग को समझते हैं। गांधी युग के बारे में बारी बारी से समझेंगे कि गांधी जी ने कितने आंदोलन किए हैं, किस तरह से आंदोलन किए हैं, उनको हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में बेसिक जानकारी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है? 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? पोरबंदर में, जो कि गुजरात में मौजूद है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम पुतलीबाई है। पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई है, पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी जी के बचपन का नाम जो था वो था मोहनदास। तो पिताजी का नाम करमचंद गांधी, तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बाद में इनका नाम जो महात्मा की जो उपाधि दी गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी जी को उपाधि। तो महात्मा गांधी के नाम से फेमस रहे थे। तो चलिए आगे समझते हैं। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कहा था कि आपको, जब ये अफ्रीका गए थे एक केस लड़ने के लिए, और फिर तो इन्होंने इनसे कहा था कि जब आप भारत में जाएं तो पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ डायरेक्टली आपको आंदोलन नहीं करने हैं, कम से कम 1 साल तक आपको वहाँ पर एक स्टूडेंट की तरह से थोड़ा सा वहाँ पे समझना है, उसके बाद आंदोलन करने हैं। तो समझते हैं आगे क्या है। 1882 में इनकी शादी हुई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। यानी 1882 में महात्मा गांधी की शादी हुई कस्तूरबा गांधी जी से। तो राजनीतिक गुरु, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद क्या है? 1893 में ये अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में ये एक केस के सिलसिले में गए थे, क्योंकि इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, तो ये एक बहुत अच्छे वकील थे। तो ये 1893 में अफ्रीका गए, जहाँ पे एक केस लड़ने के लिए, एक वकालत करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे 1906 में इनके साथ एक घटना हुई थी। वो घटना क्या थी कि हम एक तो 1893 को एक ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि भारत और अफ्रीका के बीच में एक समुद्र है, क्योंकि समुद्र के जहाज के द्वारा जाया जाता है। आप एक नक्शे से भी समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक नक्शे के माध्यम से समझाएं कि जैसे कि ये हमारा भारत का नक्शा है और यहाँ पे मान लीजिए अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से महात्मा गांधी, ये गुजरात है, यहाँ से महात्मा गांधी पानी में है, यानी कि ये समुद्र है, यानी कि पूरी तरह से जल ही जल है यहाँ पे। तो महात्मा गांधी यहाँ से, गुजरात से और दक्षिण अफ्रीका गए तो वो तैर कर गए थे, क्योंकि पानी है तो तैर कर जाएंगे, और तैर कर से हम रिलेट कर सकते हैं कि यानी कि 93। तो महात्मा गांधी कब अफ्रीका गए? 1893, यानी तैर कर गए। तो तैर कर गए, इसका मतलब क्या है कि वो 93 में गए, यानी 1893 में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक केस के सिलसिले में गए थे वकील के तौर पर, और वहाँ पे उन्होंने केस भी लड़ा, कई सालों तक वहाँ पर रहे भी। तो 1906 में महात्मा गांधी के साथ एक घटना घटित हुई। तो घटना क्या थी? एक रेल के अंदर जब महात्मा गांधी यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन था। तो वो उस डिब्बे में बैठ गए जहाँ अंग्रेज बैठे हुए थे। तो अंग्रेजों से उनकी तू-तू मैं-मैं हो गई, अंग्रेजों से उनका विवाद बढ़ता चला गया। तो फिर हुआ क्या कि आगे चल करके जैसे ही अगली स्टेशन आती है, तो महात्मा गांधी को धक्के मार करके वहाँ से हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब क्या कि वहाँ से, उस रेल के डिब्बे से महात्मा गांधी को अगले स्टेशन पर धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया। तो महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि उन्होंने ये कहा था कि ये काला है, काला इन गोरों के साथ में नहीं बैठ सकता, हमारे साथ नहीं बैठ सकता है। तो वहाँ पे क्या था कि काले और गोरों में काफ़ी भेद था। तो इस चीज़ से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने 1906 में एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और वो आंदोलन क्या था कि काले और गोरों में भेद न हो, इसके लिए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की
और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें वो सफल भी हुए थे। तो 1906 में महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन किया अपने जीवन का, और वो भी कहाँ किया, अफ्रीका में, और वो सफल भी रहे थे। तो महात्मा गांधी ने 1906 में पहला ही आंदोलन किया है। तो इसको हम देखो कैसे याद कर सकते हैं। छः का मतलब क्या है, अच्छा। छः का मतलब अच्छा, यानी पहला आंदोलन था और वो सफल रहा, यानी कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है तो वो अच्छा ही रहेगा। अच्छा का मतलब 6, तो हम अच्छे से 6 को रिलेट कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कितने सन में था, 1906 ईस्वी में। तो 93 को हमने कैसे याद दिया, महात्मा गांधी तैर कर गए थे तो 93 में गए थे। तो पहला आंदोलन 1906 में किया। 1906 का मतलब क्या, अच्छा, पहला आंदोलन अच्छा ही रहेगा, तो उसे हम 6 को याद कर सकते हैं। दूसरा है फिर 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। तो इसका मतलब 1893 से 1915 तक महात्मा गांधी अफ्रीका में रहे थे, और अफ्रीका में ही इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी मुलाकात हुई थी। तो ऐसा मानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, और उन्होंने ये कहा भी था कि जब आप भारत में जाएं तो भारत में जाकर के डायरेक्टली अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी आपको आंदोलन नहीं करना है, पहले भारत की स्थिति को समझना है। एक स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे छात्र की तरह वहाँ की स्थिति को समझो, फिर उसके बाद आपको आंदोलन करने हैं। क्योंकि महात्मा गांधी उस समय की घटना से काफ़ी दुखी थे कि जब अंग्रेज इस तरह का दुर्व्यवहार अफ्रीका में कर सकते हैं तो वो भारत में भी इस तरह का कर रहे होंगे, इसलिए वो 1915 में भारत लौट आते हैं। तो हमें इसको देखो कैसे याद करेंगे कि महात्मा गांधी जब गुजरात से गए तो तैर कर गए, यानी कि 93 में गए थे, 1893 में, और जब अफ्रीका से वापस लौटे तो वो पैदल लौटे थे। तो हम ऐसे याद करेंगे, अफ्रीका गए तो वो तैर कर गए, और जब अफ्रीका से भारत लौटे तो वो पैदल लौटे थे। और पैदल का मतलब क्या, ये हमारी ट्रिक है, पैदल का मतलब 15, पैदल से 15 याद कर सकते हैं, पैदल से हम 15 याद कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटते हैं, और तुरंत ही अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को मनाने के लिए क्या किया, उसी समय इन्हें केसर-ए हिंद की उपाधि दे दी। जैसे ही महात्मा गांधी भारत लौटे तो उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। तो देखो हम कैसे याद करेंगे केसर-ए-हिंद की उपाधि, कि महात्मा गांधी भारत से गए, तो भारत से जब गए तो वो तैर कर गए थे, तो यहीं पे पड़ता है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद से हम याद कर लेंगे केसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में दी गई, और जब महात्मा गांधी भारत वापस लौटते हैं उस समय दी जाती है। उसके बाद क्योंकि महात्मा गांधी से ये कहा गया था कि 1 साल तक आपको कोई भी आंदोलन नहीं करना है, सिर्फ भारत की परिस्थिति को समझना है, तो उन्होंने 1 साल तक कुछ नहीं किया। अगले ही साल 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम खोला। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में है। साबरमती एक नदी है, उसी के किनारे उन्होंने एक साबरमती आश्रम खोला। तो क्योंकि उन्हें वहाँ की स्थिति को समझना था, भारत की स्थिति को समझना था, इसलिए उन्होंने साबरमती आश्रम खोला, वहीं पर बहुत ज़्यादा समय भी बिताया। तो तुरंत अगले ही साल उन्होंने साबरमती आश्रम को खोल दिया था। 1917 में क्या होता है कि 1917, क्योंकि 1 साल तक कोई आंदोलन नहीं किया, फिर 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। ये कहाँ पर था, बिहार में जाकर के। ये किससे संबंधित था, नील की खेती से संबंधित था, क्योंकि अंग्रेजों का ये दबाव था। अंग्रेजों ने ये एक तिनकटिया पद्धति बना रखी थी कि कम से कम 20 बीघा 20 गट्ठे जमीन में आपको 3 गट्ठे जमीन पर आपको नील की खेती ही करनी होगी, और नील की खेती भूमि को बंजर बना देती है। इसलिए भारत के जो किसान थे, खासकर बिहार के जो किसान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत परेशान थे। उनकी जैसे जैसे समय गुजर रहा था, उनकी खेती बंजर होती जा रही थी।
तो इसलिए किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश था। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी ने चंपारण में भारत में पहला आंदोलन किया था। पहला आंदोलन अपने जीवन का कहाँ किया? अफ्रीका में 1906 में किया। भारत में पहला आंदोलन कब किया? 1917 में चंपारण बिहार में जाकर के पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने किया और वो सफल भी रहा था। तो पहला आंदोलन सत्याग्रह है। चंपारण सत्य से 17 याद कर सकते हैं। सत्य से 17 ये किससे संबंधित था? नील की खेती से। नील की खेती से होता क्या है कि नील उगाते थे किसान, भूमि बंजर होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा किसान दुखी थे। अंग्रेज उसका व्यापार करके विदेश भेज देते थे, यानी कि उन्हें व्यापार करना था। उनका उद्देश्य था व्यापार करने से भारत की भूमि बेकार हो रही है या क्या हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं था। तो आगे समझते हैं। आगे है 1918। 1918 में कौन सा आंदोलन किया है गांधी जी ने? मील मजदूर आंदोलन। ये कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में। दोस्तों ये मील मजदूर आंदोलन गांधी जी ने अहमदाबाद में किया। ये मजदूरों को हक दिलाने के लिए, मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें उन्हें छूट दिलाने के लिए, अपना हक दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने 1918 में मील मजदूर आंदोलन किया। वो कहाँ किया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। तो हम इसको देखो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मजदूरी करने की उम्र भारत में 18 साल की होती है। यानी जब आप 18 साल के हो जाते हैं तभी मजदूरी कर सकते हैं। तो 18 साल से कम पर मजदूरी नहीं कर सकते हैं। तो 18 से हम याद कर सकते हैं 1918, और मजदूरी कर सकता है यानी कि मील मजदूर। तो मील मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 के अंदर। 1919 में देखिए कुछ 3-4 पॉइंट हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया महात्मा गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन 1919 में, इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि यदि किसी के खिलाफ जाना है, यदि किसी के खिलाफ जाना है तो बराबरी का होना पड़ेगा। बराबरी यानी बराबर का हैं आप उसके बराबर के हैं तब उसके खिलाफ जाएंगे, अन्यथा आपको वो तोड़ मरोड़ के रख देगा। तो इसलिए खिलाफ बराबर का मतलब यहाँ देखेंगे 19-19 ये बराबर हैं, तो हम कह देंगे खिलाफ जाने के लिए बराबर का होना चाहिए। तो बराबर से हम याद करेंगे 19-19 यानी कि 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये खिलाफत जो आंदोलन था वो एक इस्लाम धर्म के उस समय जो खलीफा होते थे उसको अंग्रेजों ने बॉयकॉट किया था, यानी उन्होंने कहा कि कोई खलीफा नहीं होगा किसी भी स्थिति में। तो इसका विरोध करने के लिए वहाँ पे अरब क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा था। इससे तो उसी के मद्देनजर रखते हुए भारत में भी एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में, उसी समय अंग्रेज लेकर के आए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट लेकर के आए, एक ऐसा नियम था उसके अंदर कि बिना किसी दलील के, बिना किसी मुकदमे के और ना ही कोई आप दलील दे सकते हैं, ना ही आप कोई वकील कर सकते हैं, तो बिना किसी दलील और वकील के आपको शक के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को जेल में डाला जा सकता है। तो इस प्रकार के से लोगों को, क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया था। तो इसका विरोध किया गया बहुत बड़े स्तर पर भारत में। तो गांधी जी ने कहा कि ये रॉलेट एक्ट हमारे लिए काला कानून है, हम इसे काला कानून कहेंगे। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। 1919 में रॉलेट एक्ट को लेकर आए थे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत जगह जगह पे पूरे भारत में सभाएं होने लगी, इसके विरोध के लिए सभाएं होने लगी, लोग इकट्ठे होने लगे। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण घटना है जो बहुत बार पूछी जाती है पेपर में, वो कौन सी है?
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग सब जानते ही हैं कि जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर पंजाब में है, वहाँ पर जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी एक मीटिंग हो रही थी। तो उसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, बहुत बड़ी सभा थी। तो उसी समय अंग्रेज़ों के जो जनरल डायर थे, उन्होंने अंधाधुंध गोली चलवा दी। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ मीटिंग देखने के लिए गए थे, अपने बाबा के साथ मीटिंग देखने के लिए गए थे, बहुत सारी महिलाएं थीं, बहुत सारे बुजुर्ग थे, उनको गोली से भून दिया गया। लाख हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे उस समय। तो जनरल डायर ने भारत उसको हम कहते हैं जलियांवाला हत्याकांड, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी। तो बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए थे, बहुत सारे लोग बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से कूदे, इनकी टांगें टूट गई, कैसे भी करके बहुत लोगों ने अपनी जानें भी बचा ली। तो ये कहलाता है जलियांवाला हत्याकांड। ये भी कब हुआ था? 1919 में। 1919 में क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में एक महासभा बुलाई गई। वो कहाँ महासभा बुलाई गई थी? ये थी आपकी जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर पंजाब के अंदर है। तो अगले पॉइंट पर समझते हैं। तो इसके लिए फिर मुकदमा चला। जब मुकदमा चला तो जज ने एक हंटर आयोग की स्थापना कर दी। और हंटर आयोग का मतलब ये था कि हंटर आयोग इसकी अच्छे से जांच करेगा और ये देखेगा कौन दोषी है। लेकिन आगे चल के मानते हैं कि कुछ हुआ नहीं। हंटर आयोग ने ऐसी रिपोर्ट सौंपी कि उसमें कुछ हुआ नहीं, किसी को कोई खास सजा नहीं दी गई थी। तो आगे समझते हैं अब क्या हुआ। तो महात्मा गांधी ने अगला आंदोलन चलाया 1920 के अंदर, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि सहयोग नहीं करना। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। तो इस आंदोलन का मकसद यही था कि अंग्रेजों के लिए कोई भी सहयोग नहीं करना है। उसमें पुलिस में जो लोग थे उनसे कह दिया गया अपनी नौकरियां छोड़ दो। बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, बहुत सारे डॉक्टरों ने डॉक्टरी करना छोड़ दिया, बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया गया। तो इसका जो लोग नाई थे, बाल काटने वाले थे, उन्होंने बाल काटना छोड़ दिया। तो बहुत सारे कामों को छोड़ दिया गया। कहने का मतलब ये है कि असहयोग आंदोलन के अंदर अंग्रेजों की कोई भी सहायता नहीं करनी है। फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते थे, उन्होंने फैक्ट्रियों से अपना काम छोड़ दिया। तो असहयोग का मतलब है अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करना है। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, लेकिन इसके 2 साल बाद ही 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हो गई। 5 फरवरी 1922 को एक बहुत बड़ी भीड़ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में निकल रही थी और असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए जा रही थी। उसी समय पुलिस की गाड़ी आती है और उन पर पथराव करती है, उन पर लाठीचार्ज कर देती है। तो लोग, बड़ी भीड़ को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन्होंने भी पथराव कर दिया और पुलिस वालों को पीटना स्टार्ट कर दिया और उन्हें इतनी रिदाई की, इतनी तरह से उनको दौड़ाया कि थाने में जाकर वो लोग बंद हो गए, छिप गए थे। लेकिन उसी समय बड़ी भीड़ में गुस्सा था, तो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए लोग, जो उसको मॉनिटरेट कर रहे थे, तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। तो बड़ी भीड़ ने क्या किया, पूरे थाने को आग लगा दी और जिंदा 22 से 24 लोगों को जिंदा ही थाने में पुलिस वालों को जला दिया था। तो 1922 में ये चोरी चारा कांड के नाम से मशहूर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोरी चारा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। इसमें क्या हुआ था कि जिंदा पुलिस वालों को थाने के अंदर बड़ी भीड़ ने जला दिया था। तो ये चोरी चारा की कांड कहाँ पे हुई थी? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी ये वाली घटना। तो अब आगे समझते हैं कि और आगे क्या हुआ है। तो यहीं पर बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला गया, बहुत लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन महात्मा गांधी को उस समय अरेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन जब इस तरह की जब घटना घटित हो गई, 22 से 24 लोगों को जिंदा ही जेल में, थाने में जला दिया गया, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है, लेकिन हमें अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है। तो जब हमारा आंदोलन हिंसक होता जा रहा है तो अहिंसा का कोई मतलब नहीं है। तो महात्मा गांधी ने
गांधी जी ने तुरंत ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया, लोग इनके खिलाफ होने लगे, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी, बहुत लोगों ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी, बहुत लोगों ने उनकी वकालत करना छोड़ दी, बहुत लोगों ने पुलिस की जो नौकरियां छोड़ दी। तो इस बात से गांधी जी से लोग खफा होने लगे। तो उस समय अब अंग्रेज इसी मौके की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उस समय उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गांधी जी को इस समय अरेस्ट करते हैं, इस समय गिरफ्तार करते हैं तो जनता और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने एक मौके की तलाश दी। जैसे ही गांधी के खिलाफ लोग होने लगे, उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया। तो गांधी जी कुछ समय तक जेल में रहे, लेकिन 1924 में गांधी जी छूट जाते हैं। 1924 में गांधी जी जेल से छूटे और उसी समय उन्होंने क्या किया, 1924 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए जाके। गांधी जी बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि गांधी जी छूट चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 1924 में जाकर के क्या किया कि कांग्रेस की अध्यक्षता कर दी, वो 1924 के अंदर। तो वो कहाँ हुई थी, बेलगांव के अंदर में हुई थी। कहाँ है बेलगांव, कर्नाटक में। इसको हम देखो कैसे ट्रिक से याद करेंगे कि गांधी जी ने केवल एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो कब, 1924 में। उससे पहले वो जेल में थे। तो इसीलिए इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है कि गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे पहली बार और आखिरी बार भी ये थे, तो उन्हें 2-4 होना पड़ा। जब गांधी जी अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो उन्हें 2-4 यानी कि 24 बने, तो उन्हें 2-4 होना पड़ा। तो 2-4 होना पड़े से हम याद कर लेंगे कि गांधी जी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो 1924 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, बेलगांव के अंदर। बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड का। 5 फरवरी 1922 में, 1924 में पहली बार और आखिरी बार एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वो कब बने हैं, 1924 में। इसे आपने ट्रिक से याद किया है कि पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो गांधी जी को 2-4 होना पड़ा था, यानी कि 24। फिर उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी ने लगभग 6 साल तक सामाजिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि यदि अब इस समय हम आंदोलन करते हैं तो अंग्रेज फिर से जेल में डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने आंदोलन छोड़ दिए और सामाजिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय एक प्लेग नाम की बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जो कि कोरोना से भी खतरनाक थी। तो उस समय कोई आज की तरह कोई सुविधा नहीं थी, कोई पीपीटी किट नहीं थी। तो उसी समय महात्मा गांधी ने प्लेग से जो बीमार लोग थे उनकी सेवा की, उनके घाव को साफ किया। एक ऐसा आदमी जिसने अफ्रीका में जाकर वकालत की हो, तो एक ऐसा आदमी जो बहुत अच्छा वकील हो, तो उसने लोगों के घाव को साफ किया है। तो महात्मा गांधी इस तरह के इंसान थे। तो चलिए आगे समझते हैं। 1928 में देखो क्या घटना घटित हुई थी। 1928 में अंग्रेज लेके आए साइमन कमीशन, जिसमें सभी अंग्रेज अध्यक्ष थे, सभी अंग्रेजों के सदस्य थे। भारत का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ था, जिसका भरपूर विरोध हुआ भारत में। तभी 1928 में लाला लाजपत राय की लाठियों से मौत हो गई थी। तो लाठियों से मौत किसकी हुई थी, लाला लाजपत राय की। कब हुई थी, 1928 में। क्यों हुई थी, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कैसे, लाठीचार्ज में। तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब समझते हैं हम अगला पॉइंट क्या है, 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने, क्योंकि हम पता है कि 6 साल तक महात्मा गांधी ने सामाजिक कार्य किया। 1924 में अध्यक्ष थे, 6 साल सामाजिक कार्य किया। उसके बाद 1930 में दोबारा से वो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अच्छे क्रांतिकारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। उनके मकसद था कि भारत को आज़ादी दिलानी ही है। तो 1930 में क्या किया है, दांडी मार्च निकाला, यानी दांडी की यात्रा कर दी। और कहाँ से चले, साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ उन्होंने 1930 में जाना प्रारंभ किया। और कब गए थे वो,
वो गए थे 24 मार्च को। 24 मार्च को वो दांडी के लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। कहाँ से? साबरमती आश्रम थे। कितने लोग थे? केवल सिर्फ 78 लोग थे उनके साथ। लेकिन जब वो दांडी पर पहुंचे और वहां पर पहुंचे तब उनके साथ 20,000 लोग जुड़ चुके थे। जब पीछे उन्होंने देखा तो 20,000 लोगों की लाइन थी। तो जैसे जैसे रास्ते से गुजरते चले गए लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, तो 20,000 लोग पहुंच गए थे वहां पर। और वहां तो 6 अप्रैल को उन्होंने यात्रा खत्म की और 6 अप्रैल में वहां पहुंच करके उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून का मतलब क्या है? उन्होंने नमक अपने भारतीय नमक बनाया था और उन्होंने कहा अंग्रेजों, हम तुम्हें नमक पर कोई टैक्स नहीं देंगे और अपने भारत का अपने हाथों से बना हुआ नमक खाएंगे और तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद क्या होता है कि तभी जब उन्हें पता था गांधी जी को कि इतने लोग 20,000 लोग हमारे साथ आ चुके हैं, तो इन्हें वापस इस तरह से नहीं जाने देंगे। ऐसा करते हैं, इनसे एक कोई आंदोलन शुरू करा लेते हैं। तो उसी समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तुरंत ही उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में 12 सूत्री मांगों को रखा गया था। उसमें से मुख्य थी कि जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने जेल में डाल रखा है उनको छुड़ाया जाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही मतलब है सविनय, यानी कि विनय, मतलब ये कि हाथ जोड़ करके हमको विनती करते हुए, लेकिन काम अपना ही करना है। यदि अंग्रेज कहेंगे कि इस नमक को नहीं बनाइए, तो हम कहेंगे हाथ जोड़ करके दादा नमक तो हम ही बनाएंगे, लेकिन अहिंसा के साथ। कोई युद्ध नहीं करेंगे, यानी काम अपना ही करेंगे लेकिन कोई युद्ध नहीं करेंगे, यानी विनम्रता के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमें चलना है। तो इसके बाद क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय कौन थे वायसराय? इरविन थे। तो इरविन थे उस समय के वायसराय, इरविन। तो उस समय लंदन में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड लंदन के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इरविन बहुत घबरा गए थे क्योंकि भारत में वायसराय थे। तो इरविन बहुत घबरा गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इन्होंने महात्मा गांधी को तुरंत ही जेल में डाल दिया गया और इनको जेल में डाला गया। फिर उसके बाद इन्हें जेल से छोड़ दिया गया बिना किसी शर्त के भी। तो उसी समय जो ब्रिटेन के जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी को मनाना चाहिए ताकि ये इस आंदोलन को ख़त्म कर पाए। तो उन्होंने एक गोल मेज सम्मेलन की एक स्थापना की। गोल मेज का मतलब एक मेज ऐसी जो कि गोल रहेगी, इसके चारों ओर लोग बैठ करके एक मीटिंग करेंगे। गोल मेज में क्योंकि मेज गोल है तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है, गोल मेज का मतलब। तो वो मकसद था कि महात्मा गांधी उसमें आए। तो इसीलिए गोल मेज सम्मेलन हुए हैं। प्रथम गोल मेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय गोल मेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में। ये तृतीय है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, महात्मा गांधी नहीं गए, लेकिन दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर गए थे, तेज बहादुर जी गए थे। फिर उसके बाद जब 1930 में महात्मा गांधी नहीं गए तो जो वहाँ पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसने इरविन को बहुत ललकारा और उनको बहुत गाली गलौज की कि नालायक, जिस आदमी के लिए हमने गोलमेज सम्मेलन बुलाया था वो ही नहीं आया। तो इरविन ने महात्मा गांधी से उनको दोबारा से बुलाया और उनको अच्छे से समझाया और कुछ शर्तें रखी महात्मा गांधी ने। उन्होंने कहा ठीक है, जिनको आप रिहा करना चाहते हैं कैदियों को, हम उनको रिहा कर देंगे, पहले आप गोलमेज सम्मेलन में भाग तो लीजिए। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे और जैसे ही महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए तो उसी समय भगत सिंह जी को फांसी लगा दी गई और वहाँ पर जब कोई बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी ने तुरंत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था लौट करके दोबारा से प्रारंभ कर दिया था। 1931 के बाद 1932
1932, क्योंकि 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और वो समझौते में क्या था कि वो अपने कैदियों को छोड़ देगा और महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चले जाएंगे। तो गांधी जी की शर्त को माना गया, लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। जैसे ही महात्मा गांधी ब्रिटेन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, इधर भगत सिंह जी को फांसी दे दी जाती है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें महात्मा गांधी नहीं गए, यानी कि कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की ओर से गए थे। तो 24 सितंबर 1932 में एक पूना समझौता हुआ है, जो किनके बीच में हुआ? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। क्यों हुआ था कि अंग्रेजों ने कहा था, अंग्रेजों ने दलितों को हिंदुओं से अलग मान करके आरक्षण दे रहे थे। तो इसी पर समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो गांधी जी बहुत दुखी हुए क्योंकि दलितों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा था। इसलिए गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में ये हुआ कि हम इसी सामान्य स्तर पे ही, इस सामान्य सीटों में से ही दलितों को अलग से सीट देंगे, यानी कि आरक्षण देंगे, हिंदुओं में रहते हुए आरक्षण देंगे। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, जो किन किन के बीच में हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी ने उसी समय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। ये क्वेश्चन बनता है, किसने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की? महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद 1940 में महात्मा गांधी जी ने कहा ऐसे नहीं कुछ होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाइए, यानी हर आदमी को आंदोलन करना है, जन जन को आंदोलन करना है और दिल्ली पहुंचना है। तो इस आधार पर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो व्यक्तिगत आंदोलन का मतलब यही था कि हर इंसान को, हर आदमी को एक आंदोलन चलाना है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जिसमें सभी लोगों को दिल्ली जाना था। 1942 में 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। जो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ही, उसी में ही अंग्रेजों की कमर तोड़ दी गई थी। 1942 के आधार पर ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी, क्योंकि अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो चुके थे। क्योंकि उसी समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज बहुत कमज़ोर थे। तो उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। तो 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसके तहत गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। उसी समय मानते हैं कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद भी गांधी जी को छोड़ा नहीं गया था। तो 1947 में माउंटबेटन योजना आती है, इसके तहत भारत को आज़ादी मिली। तो इस प्रकार भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद कर दिया गया था। तो दोस्तों, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।